हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ड ब्रेकर्स केमिस्ट्री। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स को डिस्कस करना है, जिसको हम एमडी कैट 2025 के लिए एक 360 व्यू में पढ़ेंगे और इसके सारे एमसीक्यूज जो पोटेंशियल एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। कमिंग टू आवर टॉपिक, लिक्विड्स जो है हमारे पास क्या होती है, एक स्टेट ऑफ मैटर होती है। अब जो जरूरी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए या हमने पढ़ी होनी चाहिए, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो आपके पास जो लिक्विड्स हैं उनका क्या होता है, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आप सबको पता है कि आपके पास लिक्विड जो है 1 लीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, 3 लीटर हो सकता है, एंड सो ऑन। ये सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए था। सेकेंडली, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। डेफिनेट शेप ना होने का मकसद यह है या मतलब यह है कि आप इसको जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर जैसी शेप लिक्विड जो है वो ढाल लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कप में एक फ्लूइड डालता हूं तो कप में भी आ जाएगा सेम लिक्विड, या उसी लिक्विड को मैं एक प्लेट में डाल देता हूं तो वो प्लेट में भी आ जाएगा। तो ऐसा कोई उनकी शेप कोई स्पेसिफिक या डेफिनेट शेप नहीं होती। अब जो तीसरा पैरामीटर है जो कि एमडी कैट और मुख्तलिफ टेस्ट के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब आप सबको पता है कि सॉलिड्स की जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसके बाद लिक्विड्स की और उसके बाद गैसेस की। कहने का मकसद ये है कि लिक्विड्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि ये फ्लो ना कर सकें, और इतनी भी वीक नहीं है कि वो गैसेस की तरह या तो एक्सट्रीमली जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस एक्सट्रीमली ज्यादा हो जाएं, और ना इतनी करीब आ जाए मॉलिक्यूल्स कि वो आपके पास सॉलिड की फॉर्म में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाए। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है काइनेटिक एनर्जी का। अब आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी गैसेस की सबसे ज्यादा, उसके बाद जो है वो लिक्विड्स की सबसे ज्यादा, और उसके बाद जो है वो गैसेस, उसके बाद जो है सॉलिड्स, सॉरी गैसेस की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड्स की और फिर सॉलिड्स की। अब इसमें ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सब ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। इस पूरे जो इंट्रोडक्शन के टॉपिक में ये सब ज्यादा हाई यील्ड पॉइंट्स थे जो आपके टेस्ट में पूछे जा सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड्स की। कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, हम बात कर लेते हैं बॉन्ड क्या होता है। ये हम बॉन्डिंग के चैप्टर में ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन बॉन्ड जो होता है वो दो एटम्स को, कीपिंग टू एटम्स टुगेदर, एक केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब बेसिकली बात ये आती है कि अगर मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसका मॉलिक्यूल है ये आपको देखते साथ पता चल जाएगा। ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर मेरे पास यही मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में कौन से टाइप की बॉन्डिंग है, नंबर 1 में इस बात को डिस्कस करूं, या नंबर 2 में इस बात को डिस्कस करूं कि मेरे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है उनमें दोनों के बीच में कौन सी टाइप की बॉन्डिंग है, उसमें फर्क है। तो उसके लिए हम दो टर्म्स यूज करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की बात करूंगा तो वो क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बात करूं तो वो होगी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आप एक दफा क्लियर कर ले, उसके बाद हमने इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करनी है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, परमानेंट फोर्सेस होंगी। परमानेंट फोर्सेस कहने का मकसद ये है कि ये मोशन वगैरह से तो बिल्कुल डिस्टर्ब होने वाली नहीं है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो लेस टाइम के लिए होंगी एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, आप टेम्पररी भी कह सकते हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा वीक फोर्सेस नहीं होती। अच्छा, अब आप सबको पता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होगी वो एक ही मॉलिक्यूल के बीच की फोर्सेस होंगी। ठीक है, अब वो कौन सी फोर्सेस हैं, हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि वो तीन ही टाइप के बॉन्ड्स हैं जो हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में। कौन सी आपके पास फोर्सेस होंगी, कौन सी आपके पास बॉन्ड्स होंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जी, कोवेलेंट बॉन्ड होता है कुछ, हम सब ने ये बहुत दफा पढ़ा है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। मैं इस पर टाइम जाया नहीं करता। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जी हम
आयनिक बॉन्ड की। ये हम सब ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, एफएससी में भी पढ़ा है हमने ये बात, मैट्रिक में भी पढ़ी है ये बात कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, उनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है। फिर एक तीसरा टाइप का बॉन्ड आता है, शायद आपने इसके बारे में सुना हो, शायद आपने ना सुना हो, डिपेंड करता है आपकी नॉलेज बेस के ऊपर। एक टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको आप कहते हैं डेटिव बॉन्ड। अब इस टाइप के बॉन्ड में क्या होता है कि आपके पास एक ही एटम जो है वो डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा सिर्फ ले रहा होता है, दूसरा म्यूचुअली जो है उसको डोनेट नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ऐसे टाइप की बॉन्ड को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये सिर्फ आपको एज एन इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, एज अ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसमें कोई आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी। अब एंट्री टेस्ट में क्या होता है कि आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई डायपोल डायपोल की डेफिनेशन क्या है, या फिर डायपोल इंड्यूस डायपोल की डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है। वहां पर आपके पास मॉलिक्यूल आएगा, मॉलिक्यूल आएगा और आपको या तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इसमें कौन से टाइप की बॉन्डिंग है। ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपैरिजन होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसकी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो सबसे पहले जो होंगी वो होंगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है वो एक टाइप की फोर्सेस हैं। हम पहले सबको लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी जो है वो सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, उसके बाद तीसरी टाइप की बॉन्डिंग होती है आयन डाइपोल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट के लिहाज से। उसके बाद आ जाती है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम डिस्कस करेंगे बारी बारी हर एक फोर्स को, क्योंकि ये आपके पास मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए या स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक को इंडिविजुअली पढ़ना। ठीक है, आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो है वो आपके पास है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मैं आपको ये बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाना चाहता हूं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और बाकी भी सारी फोर्सेस, ताकि जिसको पता है जिसको नहीं पता है उस उन सबको ये चीज समझ आ जाए। तो सबसे पहले ये जो लफ्ज डाइपोल है ना, इसका मतलब है कि यहां पर दो पोल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पर भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब डाइपोल डाइपोल का मतलब यह है कि आपके पास एक जगह पॉजिटिव है, दूसरी जगह पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव है, दूसरी जगह नेगेटिव है, उनका कुछ आपस में अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो इससे आपको एक बात समझ में आ गई कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उसके बाद आपको ये एक बात समझ आ जानी चाहिए कि ये एक वीक फोर्स है। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ पार्शियली दो मॉलिक्यूल्स इस तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्शन यहां पर वीक है। ठीक है, वीक फोर्स है। अच्छा, अब मुझसे अगर कोई पूछे कि अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर मैं आपको सिर्फ वाटर की एग्जांपल, वाटर चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आएगा, मैं आपको HBr की एग्जांपल देता हूं। आप सबको पता होगा कि HBr में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो है वो क्या करता है कि इनके बीच की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो होता कुछ ऐसे है कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन में इतना डिफरेंस आ जाता है कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो होता कुछ ऐसे है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है फॉर एग्जाम्पल, और मैं एक कंटेनर में हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेता हूं।
यहां पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इधर है, चलो इधर भी है, इधर भी है। यहां पर आपको मैंने बता दिया कि पार्शियल नेगेटिव है, यहां पार्शियल पॉजिटिव है, यहां भी पार्शियल पॉजिटिव है, यहां भी पार्शियल नेगेटिव है, सेम गोज हेयर। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि ये जो पार्शियल नेगेटिव है इस पार्शियल पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह आपके पास मजीद भी पड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स, और इसी तरह ये ऐसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये इसके साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली पार्शियली जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डेवलप हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ऐसी जो इंटरेक्शन होती है वो होती है डायपोल डायपोल फोर्सेस। अब जो चीज हमें इसमें समझनी है वो ये है कि आपके पास ये कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स में हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और किसी ना किसी वजह से डेवलप हो रही है। तो आप ये देखिए कि पहली जो चीज मैंने आपको आपसे डिस्कस की थी वो ये थी कि ये जो है क्या है, हम दोबारा लिख लेते हैं, हमारा इरेज हो गया है, वीक फोर्स थी। और दूसरी बात मैंने आपको ये की थी कि ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक थी। अब तीसरी बात मैं आपको ये बहुत जरूरी बात करने वाला हूं कि ये किसके बीच में होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। अब अगर आपको कोई एमसीक्यू में दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स possesses डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, तो आपने फौरन ये बात देखनी है कि इसमें से पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। आप जब तक आपको पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं नजर आएंगे तब तक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं हो सकती। मैं आपको एग्जांपल्स तो बता देता हूं कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स में हो सकती हैं, लेकिन आप दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स में इस रूल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर एक और बात ये कि अब जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पे। पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स की बेस पे नंबर ऑफ एमसीक्यूज आते हैं और नंबर ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूं। ये एग्जाम्पल्स आपके टेस्ट में, पास पेपर्स में भी आ चुकी हैं और आपकी बुक्स में भी ये एग्जाम्पल्स है। लेकिन अगर कोई इनसे बाहर आ जाती है तो आपको आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें। HBr बिल्कुल हेलोजन है, साथ हाइड्रोजन है। HI बिल्कुल ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स, अगर आपको नहीं पता एल्डिहाइड्स क्या होते हैं मैं बेशक आके बता देता हूं आपको। एंड कीटोन्स, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता तो HBr जो है वो ऐसे करेगा कि यहां पर भी एक HBr का मॉलिक्यूल है, यहां पर भी एक HBr का मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इधर भी यही है। तो इन दोनों के बीच में ऐसी अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पैदा हो जाएगा। सेम गोज विद HI, ठीक है। और अब जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो है एल्डिहाइड्स। तो ये मैं ले लेता हूं कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन ऐसा कार्बन होता है कि डबल बॉन्ड हो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और अगर एक साइड पे H लगाओ दूसरी साइड पे भी H लगा लो तो ये आप फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड है एक, ठीक है। अब आप इसको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक और सेम टाइप का मॉलिक्यूल पड़ा हो तो इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रोड्यूस होगी। ये एल्डिहाइड्स की एग्जांपल है। और वही अगर मैं दोनों साइड पे CH3 लगा दूं तो वो किसकी एग्जांपल हो जाएगी, कीटोन की एग्जांपल हो जाएगी। सिंपल सी चीज है। अब दूसरी टाइप की डिस्कस करने से पहले मैं एक और बात बता देता हूं कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं, एक और पॉइंट काफी ज्यादा टेस्ट होता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 1% एज इफेक्टिव एज कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन विद कोवेलेंट बॉन्ड 1% होती है, 1%, ठीक है। अब दूसरे टाइप की जो फोर्सेस है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो आपके पास है
डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। आप अगर नाम पे गौर करें तो नाम पे गौर करने से आपको एक बात समझ में आएगी कि एक में तो पहले से दो पोल्स थे, एक में तो पहले से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज था, लेकिन दूसरे में क्या है, दूसरे में आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप किए जाते हैं या फिर इंड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। तो एक बात तो हमें ये देख के समझ आ गई और हमने थ्योरी में भी लिख दी कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई, फिर से हमें समझ आ गई कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमें समझ आ गया कि ये वैसे ही टेम्पररी है जैसे आपके पास डाइपोल डाइपोल थी, या फिर उसको कह देते हैं कि ये वीक है, ठीक है। तीसरी बात, एक और पॉइंट जो है, हमने पहले कहा था कि डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन था उसमें दोनों के दोनों पोल्स पहले से डेवलप्ड थे, दोनों के दोनों पोल्स पहले से डेवलप्ड थे, ये भी पहले से था और ये भी पहले से था, लेकिन इसमें आपके पास ये पोल्स अभी डेवलप हुए, तो इसका मतलब है कि इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, वीकर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डीडी का मतलब है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। अब नेक्स्ट चीज जो है वो समझना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखें, मैं कहूं कि मैं एक कंटेनर लेता हूं, ठीक है, कंटेनर लेता हूं और उसमें क्या करता हूं, उसमें एक पोलर मॉलिक्यूल डाल लेता हूं और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, ये जो पोलर मॉलिक्यूल होगा ये नॉन पोलर में जो है वो पोलैरिटी इंड्यूस करेगा। कैसे इंड्यूस करेगा वो देखते हैं। तो अगर मैं एक पोलर मॉलिक्यूल लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं पोलर मॉलिक्यूल HCl, ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, HCl, और दूसरा नॉन पोलर लूं कि मैं ये देख लेता हूं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ले लिया मैंने, तो क्या होगा, तो मुझे तो पता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि क्लोरीन ने अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लिया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिविटी इस चार्ज में इस क्लोरीन ने डेवलप की है, ये इस पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो है हाइड्रोजन की एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैरिली जो है दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मैं फिर बताता हूं, ये अगर मैं एक पोलर मॉलिक्यूल लूं और उसको मैं एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डालूं, तो मेरे पास जो पोलर मॉलिक्यूल का कोई भी पार्शियल पॉजिटिव एंड है या पार्शियल नेगेटिव एंड है, वो आपके पास दूसरे नॉन पोलर के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको या अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पैदा हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ये तो पहले से डाइपोल था ना, पहले से डाइपोल था क्योंकि पहले से इसके दो पोल्स थे। ये जो है ना, इसमें इंड्यूस किए क्या चीज, डाइपोल्स इंड्यूस किए गए, तो ये इंटरेक्शन को क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। इसका एक और नाम भी होता है डिबाय फोर्सेस। अब देखो, अब आपको पेपर में अगर आ जाए तो आपने आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि भाई ये इसमें इंड्यूस डाइपोल होगी कि इसमें डाइपोल डाइपोल होगी, तो आपने ये याद रखना है, अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स हुए तो वो आपके पास होगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अगर एक पोलर हुआ और एक नॉन पोलर हुआ तो वो आपके पास होगी पोलर, वो होगी आपके पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी करा देता हूं इससे रिलेटेड, जो कि काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो पेपर में आ सकती हैं, वो होंगी आपके पास ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है, आप वाटर को क्या करें, वो ऑक्सीजन को क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करें। दूसरी एग्जांपल हो सकती है ऑक्सीजन सॉरी ब्रोमीन प्लस वाटर, ठीक है। तीसरी एग्जांपल हो सकती है जीनॉन प्लस वाटर,
ये हमने दो नोबल गैसेस ले ली। फिर तीसरी नोबल गैस क्लोरीन प्लस वाटर। फिर आपके पास आ जाता है बेंजीन प्लस NO2 ग्रुप। किसी भी मॉलिक्यूल के साथ NO2 ग्रुप लगाओ, नाइट्रो ग्रुप लगाओ, ठीक है। तो ये आपके पास पहली दो फोर्सेस जो है वो हमने डिस्कस कर ली हैं, और अगले लेक्चर में जो है हम बाकी की फोर्सेस भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।